डॉक्टर एच.एस. सलरेजा, HOD, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज, फिलोसफी एंड योग डिपार्टमेंट। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति। ये जो टॉपिक है ये MA का ऑप्शनल सांख्य योग पेपर में उपयोग में आता है। MA इन योगिक साइंस का भी एक पार्ट है। MA इन संस्कृत में भी इसे पढ़ा जाता है और दर्शन शास्त्र के BA के पार्ट 1 के यूनिट 4th में ये पेपर पढ़ाया जाता है। दर्शन की अगर परिभाषा की बात करें तो एक लाइन में हम परिभाषा ये बोल सकते हैं कि जीव और जगत के बारे में सत्य क्या है को जानना दर्शन कहलाता है। जीव यानी मैं, जगत यानी मेरे से बाहर। दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक मैं और एक मेरे से बाहर। तो जीव और जगत के बारे में सत्य क्या है को जानना दर्शन कहलाता है। जीव के बारे में ही, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का जन्म क्यों हुआ है, जीव के जीवन का उद्देश्य क्या है, हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं, इन सारे प्रश्नों की जांच दर्शन करता है। और जगत का स्वरूप क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में जो सृष्टि प्रक्रिया है उसकी विवेचना जो है दर्शन करता है। एक चीज़ महत्वपूर्ण जो समझने के लिए है वो ये है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले मूल तत्व क्या था। जैसे हम अगर पेड़ देखते हैं तो वो पेड़ एक छोटे से बीज से निकला हुआ रहता है, सूक्ष्म से वो स्थूल हुआ रहता है। तो ये जो स्थूल जगत रहते देख रहे हैं इसमें मूल तत्व क्या है उसकी जांच विज्ञान भी करता है, दर्शन भी करता है। यदि दर्शन कहता है कि वो मूल तत्व एक है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सिद्धांत अद्वैतवाद या अद्वैत सिद्धांत कहलाएगा। मतलब द्वैत नहीं, दो नहीं, एक तत्व को स्वीकार करता है। जैसे साइंस भी कहता है कि एटम या परमाणु मूल तत्व है, तो हम साइंस को भी अद्वैतवाद कह सकते हैं। अद्वैतवाद का या एकवाद को मानने वाला सिद्धांत मान सकते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवादी दर्शन कहलाता है। वो ये कहता है कि दो तत्व मूल में हैं। एक तत्व को वो चेतन कहता है और उसे शब्द पुरुष देता है। दूसरे तत्व को वो प्रकृति कहता है और उसे वह जड़ तत्व कहता है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक का नाम महर्षि कपिल है। सांख्य दर्शन ये मानता है कि जैसे कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो निर्माण में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो निर्माता और एक सामग्री। उसी प्रकार से यदि ये जगत का निर्माण हुआ है तो इसका एक निर्माता है और एक जो है वो सामग्री है। जो जड़ तत्व है जिसमें गति नहीं है, जो चेतन तत्व है जिसमें गति है, ये दो मूल तत्व हैं। तो जड़ में गति जब आती है तो वो चेतन के प्रकाश से आती है और सृष्टि प्रक्रिया या सर्ग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो सांख्य दर्शन में ये दो तत्वों, पुरुष यानी चेतन तत्व, जड़ यानी प्रकृति, इनकी व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन के जो मूल ग्रंथ हैं वो तो प्राप्त नहीं होते, लेकिन एक छोटी सी ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका प्राप्त होती है। उसमें 72 कारिकाएं या श्लोक हैं जिसमें सारे सांख्य दर्शन को समेटा गया है। सांख्य दर्शन जो है वो ये मानता है कि पूरे विश्व जो है वो 25 तत्वों की संख्या से सर्ग हुआ है, इसलिए सांख्य दर्शन नाम भी संख्या या सांख्य दर्शन संख्या के कारण पड़ा है, 25 तत्व। हम अपने मूल टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले
प्रकृति के बारे में जो श्लोक या कारिका, सांख्य कारिका दी गई है, वो कारिका जो है वो कारिका नंबर 17 है। वो कहती है भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिता प्रवृत्तिश्च कार्य कारण विभागात् अविभागात् विश्व। इसी प्रकार पुरुष के लिए जो कारिका बतलाई गई है वो कारिका 19वीं कारिका है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् धिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। इन दोनों कारिकाओं में जड़ तत्व और चेतन तत्व की अनुमान के द्वारा सिद्धि की गई है। अगर हम देखें तो इन दोनों कारिकाओं में प्रकृति की सिद्धि के लिए 5 प्रमाण दिए गए हैं और पुरुष की सिद्धि के लिए भी 5 प्रमाण दिए गए हैं। प्रकृति की सिद्धि के लिए जो कारिका है वो देखिए, प्रकृति यानी जड़ तत्व भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिता प्रवृत्तिश्च कार्य कारण विभागात् अविभागात् विपवेश्य रूपस्य कारिका 17। इसमें जड़ तत्व की सिद्धि के लिए 5 प्रमाण बतलाए गए हैं। पहला परिमाणात्, दूसरा समन्वयात्, तीसरा शक्ति, चौथा कारण कार्य और 5वां अविभागात् विश्व रूपस्य। इनको अगर हम 5 आर्ग्यूमेंट्स को या 5 प्रकृति की सिद्धि को समझ लेंगे तो ये कारिका हमें समझ में आ जाएगी। प्रकृति के बारे में कहा गया है प्रकृष्टम करोति इति प्रकृति। प्रकृति वह है जो श्रेष्ठ संरचना करने में दक्ष है, परंतु वो जड़ है और जड़ में गति नहीं है, इसलिए उसे चेतन का साथ लेना पड़ता है। जैसे एक अंधे और लंगड़े के दृष्टांत के बारे में सांख्य दर्शन में बतलाया गया है कि वो जंगल में फंस जाते हैं, दोनों में एक एक कमी है। तो फिर अंधा जो है वो लंगड़ा जो है अंधे के कंधे पर चढ़ जाता है और उस आग लगे हुए जंगल से पार निकल आते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति भी अपूर्ण है और पुरुष भी अपूर्ण है, लेकिन जब वो दोनों का संग्रथित रूप बनता है तो सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे मनुष्य जो है उसके बारे में भी सांख्य दर्शन कहता है कि शरीर जड़ है, इसके अंदर चेतन आत्मा है, चेतन और जड़ का संग्रथित रूप है। प्रकृति की जो कारिका बतलाई गई है उसमें पहला जो शब्द है भेदा नाम, उसके बाद जो तर्क दिया गया है वो है परिमाणात्। परिमाणात् को अगर हम सरल करेंगे तो परिमित को भी और सरल करेंगे तो सीमित, और सीमित को भी अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो अपूर्ण कहा जा सकता है। सांख्य दर्शन बतलाता है कि जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं वो अपूर्ण हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पर निर्भर है। जैसे कपड़ा जो है वो धागे पर निर्भर है, घड़ा जो है वो मिट्टी पर निर्भर है, पलंग जो है वो लकड़ी पर निर्भर है। सारी वस्तुएं अपूर्ण हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपूर्ण हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पर किसी न किसी पर निर्भर है। इन अपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति कभी न कभी एक ऐसे कारण से हुई होगी जो पूर्ण होगा। सांख्य दर्शन बतलाता है कि इन सीमित परिमित वस्तुओं के आधार पर इनके मूल कारण का अनुमान लगाया जा सकता है, और वो मूल कारण जो है वो पूर्ण होगा, जो कि प्रकृति है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें, दूसरा जो है समन्वयात्। समन्वयात् के बारे में स्पष्ट करते हुए सांख्य दर्शन कहता है कि यदि हम सांसारिक वस्तुओं को देखें तो एक ही वस्तु के अनेक रूप दिखलाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पलंग अलग है, सोफा सेट अलग है, दरवाज़ा अलग है, खिड़की अलग है, टेबल अलग है, कुर्सी अलग है, ये सारी वस्तुएं अलग अलग है, लेकिन इनका समन्वय किया जाए तो इनका मूल कारण एक ही है, लकड़ी। जैसे कोई भी लड़की अगर गहने पहनती है तो गहनों का रूप बहुत सारा है, कान का बाला है, हार है, चूड़ी है, ये सारे गहने अलग अलग हैं, नाक की बाली है,
लेकिन इनका समन्वय किया जाए तो इन सब का मूल कारण एक ही है, जो कि स्वर्ण है या गोल्ड है। सांख्य दर्शन कहता है कि यदि संसार की सारी अलग अलग वस्तुओं कार्य वस्तुओं को समन्वित किया जाए, समन्वय करके उनके मूल कारण की खोज की जाए, तो वो मूल कारण जो है वो जड़ प्रकृति ही हो सकती है। इस तरह समन्वय से वो जड़ प्रकृति को सिद्ध करता है। उसके बाद शक्तितः प्रवृत्तिश्च, शक्तितः प्रवृत्तिश्च में शक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है कि संसार की वस्तुओं में एक भिन्न वस्तु को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जैसे अगर मूंगफली को देखें तो मूंगफली में तेल उत्पन्न करने की शक्ति है, तिल में देखें तो तेल उत्पन्न करने की शक्ति है, दूध को देखें तो दूध में हम दही उत्पन्न करने की शक्ति है। तो सारी कार्य शक्तियाँ जो संसार की वस्तुओं में पाई जाती है, इनके अगर मूल कारण को देखें तो मूल कारण जो आदि शक्ति है वो भी इनके जैसा ही होगा और वो जड़ प्रकृति है। जैसे हम दुर्गा रखते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, उनको आदि प्रकृति भी बोला जाता है। यानी जितनी भी कार्य शक्तियाँ हैं उनकी मूल कारण शक्ति का जब अनुमान लगाया जाता है तो वो उनके जैसी ही होगी, जो कि अव्यक्त प्रकृति है, और ये उसकी सब व्यक्त कारण रूप है। इसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट जो है प्रकृति की सिद्धि के लिए दिया गया है, कार्य कारण विभागात्। कार्य कारण का मतलब होता है कि संसार की सारी वस्तुओं में जो संबंध है कार्य और कारण का है। कोई भी चीज़ दिखती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे अगर घड़ा है तो उसका कारण मिट्टी है, यदि दूध है, दही है तो उसका कारण दूध है, यदि कुर्सी है तो उसका कारण जो है वो लकड़ी है। तो संसार को यदि एक कार्य मान लिया जाए तो इसका भी कोई न कोई कारण होगा। सांख्य दर्शन बतलाता है कि इसका कारण जो है वो मूल प्रकृति है। इसके बाद अविभागात् विश्वरूपस्य, ये बतलाया गया है कि कोई भी वस्तु या कार्य जो है जब नष्ट होता है तो अपने मूल कारण में विलीन हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि आदमी मर जाता है तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हम 5 तत्वों का जो शरीर है वो जल में मिल जाता है, अग्नि में मिल जाता है, वायु में मिल जाता है। इस तरह से पंच तत्वों में विलीन हो गया बोलते हैं। जैसे घड़ा टूट जाए तो मिट्टी बन जाता है, जैसे लकड़ी कुर्सी टूट जाए तो लकड़ी बन जाती है। तो इस प्रकार से यदि जगत नष्ट होगा तो कहाँ जाएगा? अपने मूल कारण में विलीन हो जाएगा, जो कि प्रकृति है। इस तरह से हम देखें तो प्रकृति की सिद्धि के लिए जो 5 आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं वो इस कारिका में बतलाए गए हैं, जिसमें अनुमान से उस अव्यक्त या जड़ प्रकृति की सिद्धि की गई है। परिमाणा यानी सीमित वस्तुओं से, अपूर्ण वस्तुओं से पूर्ण प्रकृति का अनुमान, समन्वयात् यानी विविध वस्तुओं के समन्वय करने पर उनके मूल जड़ प्रकृति का अनुमान, सारे पदार्थों में जो छोटी छोटी शक्तियाँ उत्पन्न करने की होती हैं उन शक्तियों से मूल शक्ति प्रकृति का अनुमान, कार्य रूपी जगत से कारण रूपी प्रकृति का अनुमान, और वस्तुओं के नष्ट होने के बाद पुनः जड़ तत्व या प्रकृति में विलीनता का अनुमान। इस तरह से सांख्य दर्शन में प्रकृति की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बतलाए गए हैं। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कार्य कारण विभागात् अविभागात् रूपस्य। इसके बाद हम लोग पुरुष या चेतन तत्व की सिद्धि के लिए जो कारिका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी 5 प्रकार की चीज़ें बतलाई गई हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। इसमें इस कारिका में सबसे पहला जो शब्द है वो है संघात परार्थत्वात्। संघात मतलब होता है पदार्थ, परार्थ मतलब होता है दूसरे के लिए, परार्थत्वात् दूसरे के लिए, पदार्थ दूसरे के लिए। सांख्य दर्शन ये बतलाता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनका उपयोग किसी और के लिए होता है। जैसे अगर हम बिस्तर बिछाते हैं और उसके ऊपर तकिया रखते हैं तो वो तकिया बिस्तर के लिए नहीं है, तकिया और बिस्तर दूसरे के लिए हैं, किसी चेतन तत्व के लिए हैं।
संसार के सारे वस्तुओं का उपयोग कौन करता है? परार्थ। और वो परार्थ कौन है? चेतन तत्व है। इसलिए संघात यानी पदार्थ जिसके लिए उपयोग के लिए बने हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि चेतन तत्व के लिए बने हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यास, तीनों गुणों से परे। सांख्य दर्शन मानता है कि जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, स्थूल वस्तुएं हैं, प्रकृति है, वो 3 गुणों से निर्मित है, सत्व रजस तमस। या तो सात्विक या राजसिक या तमस। आदमी का स्वभाव भी इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है। यदि सत्व रूप की अधिकता है तो आदमी शांत होगा, रजस रूप की अधिकता है तो आदमी एनर्जेटिक होगा, और तमस रूप की अधिकता है तो आदमी बहुत सुस्त होगा। सत्व मतलब सफ़ेद, रजस मतलब लाल, और तमस मतलब काला। तो स्थूल वस्तुओं में 3 गुण हैं, लेकिन पुरुष का तो स्थूल रूप है नहीं। तो इसलिए कहा गया है इन तीनों गुणों से परे कौन है? त्रिगुणादि विपर्यात, तो वो चेतन तत्व है। तीसरा पॉइंट है अधिष्ठान, अधिष्ठानात्, अधिष्ठान। जड़ वस्तु में गति नहीं है। कोई भी अगर मान लो गाड़ी खड़ी है घर के बाहर, तो अपने आप चलती नहीं, उसको चलाने वाला चालक होता है। आदमी अगर मर जाए तो उसमें मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट है तो उस जड़ के ऊपर कोई अधिष्ठित या आश्रित है, और वो आश्रित क्या है? वो आश्रित चेतन या पुरुष तत्व है। तो इसलिए कहा गया है अधिष्ठान, यानी जड़ का आश्रय कौन है? तो अनुमान लगाते हैं कि वो चेतन पुरुष है। भोक्तृ भावात्, भोक्तृ भावात् जो है चौथा पुरुष की सिद्धि के लिए तर्क दिया गया है। भोग जो भी हम करते हैं वो कहाँ जाकर समाप्त होता है, उसे कौन करता है? जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद किससे आता है? जीभ को आता है। अगर बोलें तो जीभ को निकाल के और उस पर वो भोग वस्तु डाल दें तो जीभ को स्वाद आता है क्या? नहीं आता है। दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है तो दिमाग के पास जाके ख़त्म हो जाता है वो भोग। सांख्य दर्शन कहता है नहीं, क्योंकि मस्तिष्क में भी अगर भोग की वस्तु चली जाए तो भोग वो करता नहीं है। जिह्वा या जीभ मस्तिष्क से होते हुए वो स्वाद जहाँ पर पहुँचता है वो चेतन तत्व है। भोग कौन करता है? चेतन तत्व करता है। कोई आदमी मर जाता है, उसके मुंह में अगर खाने की चीज़ डाल दें तो उसको स्वाद थोड़ी आएगा। तो चेतन तत्व की सिद्धि भोक्तृ भावात् से भी होती है। कैवल्यार्थ प्रवृत्ति, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति का मतलब होता है कैवल्य यानी मुक्ति, प्रवृत्ति यानी प्रयास। मुक्ति किस चीज़ की मुक्ति? तो सांख्य दर्शन में बतलाया गया कि तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति का प्रयास। तो कोई जड़ वस्तु मुक्ति का प्रयास या दुख से मुक्ति का प्रयास नहीं करती है। अगर मुक्ति का प्रयास हो रहा है तो इसका मतलब कोई चेतन तत्व है जो मुक्ति का प्रयास कर रहा है। इसलिए बतलाया गया है केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च से पुरुष या चेतन तत्व की सिद्धि होती है। अब एक बार कारिका को और स्पष्ट देखेंगे। पदार्थ किसके लिए बने हैं? संघात परार्थत्वात् चेतन के लिए बने हैं। तीनों गुणों से परे कौन है? चेतन पुरुष है। अधिष्ठित या जड़ पर अधिष्ठित कौन है? चेतन पुरुष है। भोग कहाँ जाके समाप्त होता है? चेतन तत्व में होता है। दुख से बचने की केवल्य प्रवृत्ति किसकी है? चेतन पुरुष की है। इसलिए बतलाया गया है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। अगर हम इन दोनों कारिकाओं को और इनमें दिए गए 5 प्रकार के तर्कों को समझ लें तो प्रकृति भी स्पष्ट हो जाता है और पुरुष भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए क्या है कि एक बार कारिकाओं को अच्छे से ध्यान से देखने के बाद, इनके अर्थ को समझने के बाद, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो पुरुष भी स्पष्ट हो जाएगा यानी चेतन तत्व, प्रकृति भी यानी जड़ तत्व स्पष्ट हो जाएगी, और सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन क्यों कहलाता है वह भी स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।